ड्रोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों होने लगा? मतलब मिसाइल्स के कंपैरिजन में ड्रोन क्यों इतना इस्तेमाल हो रहा है? देखो, मिसाइल बनाना इज़ अ कॉस्टली थिंग, ड्रोन बनाना इजी है। आप वहाँ एक मिसाइल छोड़ोगे या आप 20 ड्रोन छोड़ो तब भी सस्ता है, एक आध तो गिरेगा। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आजकल हर युद्ध में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और बिकॉज ऑफ यूएवीज, ये ड्रोन्स। क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होता है? क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है कि लेट्स से कि ये एरिया है 10 बाय 10, मतलब 10 बाय 10 किलोमीटर का। तो जो बॉम्बर है वो बल्क में बहुत सारे बम गिरा देगा। इसके अंदर एरिया में कोई स्कूल है, कुछ भी है, कैसा भी है, सारा इंफ्रा तबाह हो जाएगा। इजराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर्ड है। हाँ, 3 लेयर्ड है। अच्छा। जो आयरन डोम है वो छोटे छोटे आसपास के उसमें मारने के लिए, फिर डेविड स्लिंग हो गया मीडियम रेंज तक के लिए, फिर जो एरो 3 हो गया लॉन्ग रेंज को मारने के लिए। तो ये और इजराइल के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है ये सारा यूएस दे रहा है। जो इजराइल जो जिंदा है वो खुद के इनोवेशन पे जिंदा है। पैगासस जो सॉफ्टवेयर था वो इजराइल का ही तो है। ईरान जिस तरीके से अभी उसको हिजबुल्ला का सपोर्ट है, हमास का सपोर्ट है, अगर हम ये देखें कि इनकी तरफ से क्या कोई प्रेशर बन पा रहा है? जो हिजबुल्ला हमास वाला है वो इतना इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं। एक और चीज़ की बहुत बात हो रही है इस वॉर में, स्टेल्थ फाइटर की। क्या है स्टेल्थ फाइटर? स्टेल्थ का जो एक मीनिंग है दैट इज़ कि कितना छुपाव में आप रह सकते हो। केमिकल वेपन्स का अभी तक कोई इस्तेमाल? अभी तक तो केमिकल वेपन एज सच कुछ इस्तेमाल हुआ नहीं है, बट वॉर में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और नो बडी विल से नो, बिकॉज आजकल तो जो लीडरशिप है, वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो स्पाइनलेस टाइप्स हो रखी है। वेनेजुएला में किया, किसी ने कुछ बोला नहीं। ईरान पर अटैक कर दिया, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं, तब भी अटैक कर दिया, कोई कुछ कह रहा नहीं। हेलो एंड वेलकम, मेरा नाम है मुकुल सिंह चौहान और आप देख रहे हैं जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम वॉरफेयर की बात करने वाले हैं। ईरान, इजराइल और जो अमेरिका के बीच में अभी वॉर चल रही है, जंग चल रही है, उसमें कौन कौन से वेपन्स यूज़ हो रहे हैं। रोज़ एक नए नाम आ जा रहे हैं, कभी कोई बॉम्ब आ जा रहा है, कभी किसी मिसाइल की बात की जा रही है। इन सब के बीच में आखिर ये वॉरफेयर किस दिशा में जा रहा है, क्या क्या नया वहाँ पर हो रहा है, ये सब भी हम डिस्कस करेंगे। और इसको बताने के लिए हमारे पास सामने मौजूद हैं ऑफिसर राज श्योरन, जिन्होंने एनएसजी में भी काम किया है, जिन्होंने कोबरा में भी काम किया है, और वो बेस्ट पर्सन हैं क्योंकि उन्होंने फील्ड पर काम करके इन वेपन्स को कई सारों को यूज़ किया है। वेपन्स चलाने की उनकी ट्रेनिंग है और वो बेस्ट पर्सन है जिसके बारे में हमसे बात कर सकते हैं। तो सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेपन्स के साथ में कह सकते हैं कि आपने खेला हुआ है, तो आप वेपन्स को समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और रही बात वेपन से खेलने की, तो हाँ, मतलब आई से कि जो थोड़े बहुत एम्यूनिशंस हो गए उनके साथ, और प्लस में कुछ प्रोजेक्टाइल वाले हो गए उनके साथ। तो एक कॉन्सेप्ट ये बताया जाता है कि जो वॉर होता है, मतलब हम लोग को पॉलिटिकल साइंस में बताया गया कि वॉर एक तरीके का शोरूम होता है ना, और उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होते हैं वेपन्स। और इस तरीके की जो जंग है, जो बैटल फील्ड है, वो एक तरीके से लाइव डेमो का काम कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जो F-16, F-18 यूज़ होंगे, फिर उसके बाद उसके पीछे होड़ लगेगी कि यही वाला हमें भी बेच दीजिए। तो अभी जिस तरीके से वॉर लड़ा जा रहा है कि ट्रूप्स नहीं है ज़मीन पे, मतलब सैनिक आमने सामने नहीं लड़ रहे हैं, बंदूकें नहीं चला रहे हैं, लेकिन 18, 19, 20 दिन से युद्ध चालू है। यस। तो पहली बात तो आपको एज अ कमांडो जब आप देखते हैं तो इस तरीके की वॉर क्या क्या महसूस करते हैं आप ऐसा देख करके? देखो, स्पेशली आप देखेंगे जब से जो रशिया और यूक्रेन का जो वॉर हुआ है जी। उसके बाद से ना जो वॉर की डायनामिक्स हैं वो ऑल टुगेदर चेंज हो गई है। जहाँ पर पहले कन्वेंशनल वॉरफेयर में की ट्रूप्स आमने सामने होते थे, या लेट्स से कि मान लो आमने सामने भी, मतलब कुछ दूरी पर हैं, टैंक्स मोबिलाइजेशन हो रहा है, आर्टिलरी मोबिलाइजेशन हो रहा है, तो उस तरह का आपको वो देखने को नहीं मिला। जो स्पेशली मैं बात करूँ रशिया और यूक्रेन वॉर की, तो आप देखेंगे रशिया एक कह सकते हो दूसरे या तीसरे नंबर की सबसे बड़ी फौज थी। बिल्कुल। ठीक है, और यूक्रेन तो कहीं भी खड़ा नहीं होता, स्टैंड आउट नहीं करता, बट उन्होंने अपने आप को ऐसे इम्प्रोवाइज़ किया कि वो ड्रोन्स पर आ गए और उन्होंने उस कन्वेंशनल फोर्स को अपने घुटनों पे ला दिया। बिल्कुल ट्रू। मतलब वो मैं बात मानता हूँ कि भाई यूक्रेन को सपोर्ट मिला, दैट टू आई एग्री, बट आप देखो कि, और ये भी नहीं है कि भाई ट्रूप्स की मतलब वहाँ पर नुकसान नहीं है, ट्रूप्स का भी नुकसान हो रहा है, दोनों साइड हो रहा है, दोनों साइड लोग मारे जा रहे हैं, बट यू कैन सी कि जे देश, एक इतना बड़ा देश और एक देश का कुछ भी नहीं, वो फिर भी इतने 3-4 साल हो गए इस वॉर को चलते चलते और अभी भी एंगेजमेंट बना हुआ है। बिल्कुल। तो आप इसी देखेंगे कि नाउ कमिंग टू ऑफ सिंदूर ऑल्सो,
तो वहाँ पे कोई ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन थोड़ी हुआ था कि भाई ट्रूप्स आमने सामने आ गए थे. एवरी वाज लाइक कि ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयर टू एयर जो भी चल रहा था बस वो है ना. सेम थिंग हैज़ कम अप इन दिस वॉर ऑल्सो कि ऑन ग्राउंड बूट्स नहीं जा रहे हैं, बट बॉम्बर्स के थ्रू, फाइटर जेट्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू जो कामिकाजी हो गए या लॉयटर म्यूनिशंस वगैरह हो गए, हर तरह के थ्रू मतलब वॉर लड़ा जा रहा है. और आप इसमें देखेंगे कि इस वॉर में थोड़ी कैजुअलिटीज़, इस तरह के वॉर में कैजुअलिटीज़ वैसे कम हो जाती हैं बिकॉज जो ट्रूप्स आमने सामने नहीं लड़ रहा तो उस तरह की कैजुअलिटी कम है. बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रूप्स नहीं मर रहे हैं ग्राउंड पर, कैजुअलिटीज़ हो रही हैं. और इसमें और इस तरह की जब इस तरह का वॉर छिड़ता है तो इसमें ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि इसमें सिविलियंस मर रहे हैं नहीं मर रहे, और मतलब एक मिलिट्री को कितना नुकसान हो रहा है. तो ये है. बाकी अगर मैं कहूँ कि एज अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम स्पेशल फोर्सेस यूनिट, तो जब इस तरह का जब आई मीन इक्विपमेंट वगैरह चल रहा होता है, ड्रोन्स वगैरह हो गए काम, और वॉरहेड वगैरह, जब इतनी फास्ट पेस ऑफ वॉरफेयर चल रहा होता है ना, तो ग्राउंड पर इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन सी चीज़ कहाँ के गिरने वाली है. तो यू कैन नेवर से कि भाई हम सेफ हैं. लेट्स से ट्रूप्स का मोबिलाइजेशन भी हो रहा है, तो भाई यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट योर एनिमी ऑल्सो. भाई अब जैसे अब रशिया, सॉरी आई मीन इसराइल और यूएस को ले लो. दैट इज़ वेरी ट्रू कि भाई रशिया, सॉरी ईरान जीत नहीं सकता, ठीक है. बट ईरान के लिए तो वो है ना कि मरने और मारने वाली बात है, तो लगा पड़ा है उसमें. और जहाँ एक उम्मीद थी कि 3-4 दिन वॉर ख़त्म हो जाएगा, और क्योंकि खुमैनी को पहले दिन उसमें स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया था, दे आर ऑफ द व्यू कि 3-4 दिन ख़त्म हो गया, रिजीम चेंज होगा और सब हो जाएगा. बट यू सी कि भाई आई होप यूएस को पता होगा इतना लंबा खिंचता है तो उन्हें कैसे मैनेज करना है. बट दुनिया को नहीं पता था कि भाई ईरान इतना लंबी और इतनी तगड़ी फाइट देगा उन्हें. नहीं, और जो आप बोल रहे हैं ना कि यूएस का भी यही मानना था कि ट्रम्प ये कह रहे थे कि तो 4 दिन में हम खत्म कर देंगे. राइट. और बट जो चीज़ आपने शुरू की कि वॉर के डायनेमिक्स इतने बदल चुके हैं कि अब जो कि अभी हम बात भी करेंगे कि जो ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है ईरान, वो उसने इतने ज़्यादा बना रखे हैं और इतने सस्ते बना रखे हैं कि उसने पूरी वॉर की इकोनॉमी को बदल रखा है, और शायद इसीलिए वो सस्टेन भी कर पा रहे हैं. और एक्चुअली उन्होंने उस ड्रोन का जो शाहिद 136 बोलते हैं जिसको, वो उसका इतना मास प्रोडक्शन कर रखा है कि यू कांट इमेजिन. और प्लस में आप उस ड्रोन को देखेंगे तो उसमें जो हम बेसिक बाइक इंडिया में जो बाइक चलाते हैं वो 100-110 सीसी की बेसिक बाइक की बात कर रहा हूँ. 100 सीसी का मान लें. और उस ड्रोन में जो इंजन जो लगा हुआ है, 2 पिस्टन इंजन लगा हुआ, 50 सीसी का है. अगर लेट से कि अगर ये कैपेबिलिटीज़ हम अपनी जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जैसे हीरो हो गया, होंडा हो गया, उनको दे दें तो उनके पास तो है इंजन तो है एटलीस्ट बनाने का. तो वो बना लेंगे. हाँ, मतलब आप देखो ना बाइक से कितना मास प्रोडक्शन होता है अपने इंडिया में. तो मतलब देखा जाए अगर हमें प्रोडक्शन वगैरह करना हो तो एटलीस्ट हमारे पास वो इंजन तो है रेडी. अगर इसको हम जो अभी इस कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें इजराइल और ईरान अमेरिका वाली, तो इसमें अगर हमें कुछ आइडेंटिफाई करने हों कि जो सबसे ज़्यादा तबाही मचा रहे हैं जो वेपन्स, वो कौन से रखे जाएंगे? देखो कोई भी हथियार हो, सब तबाही मचाते हैं, बशर्ते ये कि सही टारगेट पे लग जाए. मैंने बहुत बड़ी मतलब 20 करोड़ की मिसाइल फेंक के मारी, बट वो कहीं हिट ही नहीं हो पाई, उसको एयर में डिस्ट्रॉय कर दिया, तो तबाही नहीं मचा पाया. मैंने एक ड्रोन लिया 30-40 हज़ार जो ईरान वाला, वो कहीं से सिविलियन एरिया में किसी होटल के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर गिर गया, वहाँ 50 लोग मर गए, उसने तबाही मचा दी. तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कौन ज़्यादा तबाही मचा रहा है. बट हाँ, इट्स ऑल अबाउट कि भाई किसको मौका मिल गया तबाही मचाने का, वो है. सो रही बात ईरान की, तो ईरान के पास एक जो एडवांटेज है उसका ड्रोन्स का, जिस वो बराज में मिसाइल्स और ड्रोन छोड़ता है, उसकी वजह से जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल के, यूएस के थर्ड हो गया, या जो आयरन डोम, डेविड स्लिंग हो गया, एरो 3 हो गया, इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम को लेयर में कर रखा है. तो वो इतने ओवरवेल्म हो जाते हैं कि उनको समझ नहीं आता किसको मारें किसको ना मारें. ठीक है. और अभी अब मे भी आपने सुना होगा कि बिकॉज ऑफ ईरान ड्रोन की वजह इतने सारे ड्रोन्स आते हैं, इतनी सारी मिसाइलें लॉन्च हो रही हैं, तो उनके पास स्टॉक पाइल ख़त्म हो रहा है मिसाइल्स का, उसमें रीलोड करने के लिए. बट लोगों को ये भी जानने की ज़रूरत है कि जो ईरान है उसने जो ये लॉन्चर जो डिफेंस सिस्टम है, इनके रडार्स पे बहुत अटैक किया है. ये इसमें है ना जो डिफेंस सिस्टम है, इसमें 2 मेन कंपोनेंट है. एक तो जो मिसाइल होगा, जो एमिनेशन है, जो फायर होगा, वो हो गया, प्लस में रडार. और रडार इज़ अ क्रिटिकल कंपोनेंट. रडार ही नहीं होगा तो ये किसी काम के नहीं है आपके. रडार इज़ द वन हु इज़ कंट्रोलिंग दीज मिसाइल्स और जो भी हैं ये.
तो अब मैं रडार को ही डिस्ट्रॉय कर दूं तो खाली बैठे, राइट। तो इसी वजह से यूएस ने साउथ कोरिया से अपने उनको विड्रॉ किया है, यूक्रेन से विड्रॉ किया है डिफेंस सिस्टम को। अच्छा, So ताकि वो इसको यहाँ इस्तेमाल कर सकें। बिकॉज उनके जो रडार्स हैं उनको नुकसान ज़्यादा हुआ है। स्टॉक पाइल भी खत्म हो रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि स्टॉक पाइल खत्म नहीं हो रहा, बट जो बचा हुआ स्टॉक पाइल तभी यूज़ कर पाएंगे जब उनके पास रडार होंगे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने ये बोली कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना ज़्यादा खतरनाक है, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना प्रिसाइज अटैक कर पा रहे हैं जहाँ आप करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग के पास में अभी एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ गई कि जो ईरान में एक स्कूल टारगेट हुआ था, आपको अगर पता, उसमें बच्चियों का एक स्कूल था मिनाब में, उसमें रिपोर्ट आ रही है कि वो यूएस की ही तरफ से किया गया था और उनकी डिफेंस की तरफ से भी आई है रिपोर्ट और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी दी। तो अगर इस तरीके के लैप्स हो रहे हैं तो जो टेक्नोलॉजी का इतना हम लोग डंका बजा रहे हैं कि अब तो टेक वॉरफेयर लड़ी जा रही है, तो उसमें इस तरीके का लैप्स हो जाना ये तो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। अब मुझे तो पहले ये बताइए कि हाउ कैन यू से कि लैप्स ही है? इंटरेस्टिंग। दिस इज द कॉस्ट ऑफ वॉर। हो सकता है आप कह रहे हैं ये अटैक किया हो एग्जैक्टली टू मोराल को कम करने के लिए, या जब वो इतने प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर रहे हैं कि भाई उस बिल्डिंग को गिरा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक सो कि उस स्कूल का उनको स्कूल तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई चाय की टपरी है उस पर गलती से गिर गया, राइट। और यू नेवर नो कि जो जिस टाइम वो मे बी वहाँ पे इनपुट हो कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिनको मारना था, बट वहाँ बता दिया कि यहाँ बच्चे भी थे, जैसे पाकिस्तान करता है, राइट। कि मतलब नॉट पाकिस्तान, आई वॉन्ट टेक नेम, बट आप देखो ना कि भाई दुश्मन है वो आड़ ले ही लेता है किसी ना किसी की, वहाँ बच्चे भी होंगे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई लैब्स है या नहीं है, बट अल्टीमेटली आप इसको यह मानो कि दिस इज़ अ कॉस्ट ऑफ वॉर जिसमें सबको पे करना पड़ता है, चाहे वॉर में डायरेक्टली इनडायरेक्टली शामिल है या नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक। अगर हम इसमें देखें कि मिसाइल्स को अगर हम समझना चाहें तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रूज, ये मिसाइल्स हैं क्या? सो बैलिस्टिक क्या है ना कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है वो हो सकता है कि कोई सॉलिड फील्ड पर हो, कोई लिक्विड फील्ड पर हो, वो अलग चीज़ है, वो अलग मैकेनिज्म है। ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या है कि लाइक कि फायर किया, एग्जॉस्फेयर में गई, अपर एटमॉस्फेयर में गई, ठीक है। वहाँ फिर वो ट्रैवल करती है, उसका इंजन इतना काम नहीं करता, फिर वो अपने टारगेट के लिए ट्रैवल करती है। जब वो री एंट्री होती है, जो टर्मिनल फेज होता है, फिर वहाँ पर उसका फिर से इंजन इग्नाइट होते हैं, फिर वो जाती है। अच्छा। इट्स लाइक ऐसे उस तरीके से। तो जो बैलिस्टिक मिसाइल्स इनकी रेंज वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये वॉर हेड वगैरह ज़्यादा लेके जाते हैं और ये लाइक फायर एंड फॉरगेट टाइप्स में काम करते हैं। मतलब आपने टारगेट सेट कर दिया, जाएंगी, जो उसका मैकेनिज्म है अपने आप को टारगेट की तरफ अलाइन करेगा और अपर एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करेगा, तो फिर वो हिट करता है। नाउ कमिंग टू क्रूज हाइपरसोनिक, ये बेसिकली क्या है कि ये स्पीड के ऊपर डिफाइंड है। हाइपरसोनिक हो गई जो साउंड की स्पीड से और ज़्यादा, जैसे ईरान की जो मिसाइल है फतेह 2, फतेह 1 करके, तो उनकी बेसिकली स्पीड मानी जाती है 20 मैक से अबव। अच्छा। 1 मैक इज स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। तो उसकी 20 मैक साउंड की स्पीड से 20 गुना ज़्यादा टाइप्स है। अगर लेट से हाँ, इन क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइल्स में क्या है कि यू कैन चेंज द ट्रेजेक्ट्री। अच्छा। हाँ, मतलब एक बार टारगेट सेट करने के बाद ऐसा नहीं कि एक ही डायरेक्शन में जाएगा, आप चेंज कर सकते हो ट्रेजेक्ट्री उसकी। ओके। वो जीपीएस और कैमरे के थ्रू गाइडेड रहता है, तो यू कैन चेंज द ट्रेजेक्ट्री। बट इसमें क्या खेल होता है, सारा खेल होता है स्पीड का। स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। तो जो डिफेंस सिस्टम होते हैं इतनी जल्दी इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, बिकॉज ये ग्राउंड के बहुत नज़दीक चलती हैं। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा कि अगर किसी प्लेन को, फाइटर जेट को एनिमी टेरिटरी में जाना है तो ग्राउंड के बहुत नज़दीक चलता है वो, ताकि रडार्स उसको सेंस ना कर पाए जल्दी से। तो ये अनस्टॉपेबल इसीलिए बोला जाता है। हाँ, राइट। तो इसको इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। तो एक और बहुत ज़्यादा अभी बात हो रही है ईरान की डांसिंग मिसाइल की, आपने उसके बारे में सुना? ये वो है बैलिस्टिक मिसाइल है, बैलिस्टिक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जी, जिसकी रेंज अराउंड 2000 किलोमीटर के आसपास है। एग्जैक्टली। उसी मिसाइल ने शायद यूरोपियन बेसिस को हिट किया है। हाँ, यस। तो अभी इंडियन मीडिया में उसको डांसिंग मिसाइल करके बोला जा रहा है, पता नहीं वो उसको क्या बोल रहे हैं, शायद सेजल है वो। हाँ, एक सैजल है, ये एक्चुअली वो है शदाब करके है, उसमें दो तरह की है, एक शॉर्ट रेंज है, नहीं एक लिक्विड बेस्ड है और एक सॉलिड बेस्ड फ्यूल पर काम करती है। अच्छा। तो ये है शायद उसमें, अगर मैं वही समझ पा रहा हूँ तो। ठीक है। अगर हम देखें तो
अगर सिर्फ मिसाइल की बात करें और तीनों कंट्रीज़ को हम देखें कि क्या कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा सकता है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है, किसके पास में क्या क्या है, तो उसमें क्या कंपैरिजन हम ड्रॉ कर सकते हैं? सो देखो, यूएस का तो कोई मुकाबला है नहीं, ठीक है। अभी ईरान इसलिए सर्वाइव कर रहा है कि उसने लो कॉस्ट अपने जो तैयार कर रखे, इसलिए बस वो रिटेलिएट कर रहा है। बट आप देखेंगे जो वॉर जब शुरू हुआ था 28 फरवरी को और आज तक 19-20 दिन हो गए, तो जो नंबर ऑफ अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम हो गई है। आप देखेंगे कि जो फर्स्ट डे अराउंड ईरान ने 500-550 करीब ड्रोन्स फायर किए थे यूएई के ऊपर, और करीबन 100-150 मिसाइल्स वगैरह बिल्कुल बेसिस के ऊपर। अब वो रे ख़त्म होकर फ्रीक्वेंसी आ गई है 10-12 और 1-2 के करीब। तो पॉइंट ये है कि जो कॉस्ट ऑफ वार में बोलूँ तो फ्रीक्वेंसी कम हो गई है। बट अगर आप बोलें कि भाई किसी का ज़्यादा पैसा लगा है ये जो इन मिसाइल्स के ऊपर, तो एज़ पर जो ऑफिशियल एस्टिमेट फिगर्स हैं दैट इज़ अराउंड 12 बिलियन तो यूएस का लग चुका है, जिसमें सिर्फ एम्यूनेशन वगैरह का बता रहे हैं। उन्होंने वो भी उसमें वो काउंट नहीं किया कि जो उनके नेवी फ्लीट को जो नुकसान हुआ है या उनके जो फाइटर जेट्स वगैरह गिरे हैं उनको उसमें ऐड नहीं किया है। ये बस वो कॉस्ट बता रहे हैं जो उन्होंने उसमें उस तरह जितने बॉम्ब्स वगैरह गिराए हैं, तो वो कॉस्ट है। तो इट्स क्वाइट अ कॉस्टली वॉर, बिकॉज आप देखेंगे इवन जो डिफेंस के जो पैट्रियट जो मिसाइल्स हो गए, टॉमहॉक हो गया, तो आप देखो 4 मिलियन से लेकर 10 मिलियन तक की तो एक मिसाइल है। हाँ, बनाने की लागत ही इतनी ज़्यादा। हाँ, तो आप देखो कि वो 40,000 वाला जो ड्रोन है, $40,000 वाला ड्रोन है, और उसके लिए $9 मिलियन की मिसाइल उसको इंटरसेप्ट कर रही है। तो आप ना यू कैन सी द रेशियो कि किसके लिए कितना सुई से तलवार लड़ाने वाला यस यस यस। तो जहाँ वो 2 ड्रोन आती, मतलब लेट्स से 4 ड्रोन आ रहे हैं, तो हो सकता है 8 मिसाइलें लॉन्च की जा रही हैं उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर में जब मैं जम्मू में था जिस वक्त में ये सब हो रहा था, तो हमने तो वहाँ से लाइव देखा ऐसे ऊपर लाल लाल वो उड़ते हुए और इंटरसेप्ट करते हुए S-400 से हमारे किया जा रहा था, आकाश से किया जा रहा था, आकाश आकाश से भी जनरली किया जा ज़्यादा रहा यूज़ था। हुई थी। ड्रोन्स का जिस तरीके से अभी इस्तेमाल बढ़ा है सब जगहों पर, जहाँ जहाँ पर भी, यूक्रेन रशिया के ब्रीच में भी ड्रोन्स का बहुत यूज़ देखा गया। तो ड्रोन क्या इजी है अटैक करने के लिए, या ड्रोन का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों होने लगा? मतलब मिसाइल्स के कंपैरिजन में ड्रोन क्यों इतना इस्तेमाल हो रहा है? देखो, मिसाइल बनाना इज़ अ कॉस्टली थिंग, ड्रोन बनाना ईजी है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि मिसाइल बहुत ज़्यादा सबसोनिक स्पीड, जैसे बताया ना क्रूज, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह ये कॉस्टली होते हैं। आप देखो ना, आप जैसे एग्जांपल लो कि जो पैट्रियट मिसाइल है दैट इज़ अराउंड $9 मिलियन, और जहाँ पर वो ड्रोन है जो शाहिद 136 दैट इज़ अराउंड $40,000, जो यूएस का भी उसका जो काउंटर पार्ट है लूकास करके जो बनाया है कॉपी करके, वो $40,000 का है। तो कौन से ज़्यादा इफेक्टिव, कॉस्ट इफेक्टिव कौन है? और आप वहाँ एक मिसाइल छोड़ोगे या आप 20 ड्रोन छोड़ो तब भी सस्ता है, एक आध तो गिरेगा। और दूसरे अब आप देखो कि आपको ड्रोन लॉन्च करने, गाइड करना, दैट्स ऑल। आपको बूट्स तो नहीं डालने हैं, लोग तो नहीं वो हो रहे, आई मीन कैजुअलिटीज़ तो नहीं हो रही अपनी, तो वो कम हो जाती है। कैजुअलिटीज़ होना इज़ अ बिग थिंग, आपका आदमी मर रहा है, वो बहुत बड़ी बात होती है। ये तो कुछ नहीं, इक्विपमेंट है, ख़त्म, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, दूसरा लॉन्च हो जाएगा। बट कैजुअलिटीज़ का जवाब देना सरकार के लिए थोड़ा बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल। सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम ही यही है कि अगर अमेरिका के अभी तक 14 के आसपास में जो सोल्जर्स हैं वो मारे गए हैं, ऐसा वो बता रहे हैं। राइट। ईरान की बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ईरान की अभी स्ट्रैटेजी यही है कि इन नंबर्स को बढ़ाया जाए। अगर इन नंबर्स को बढ़ाया जाएगा तो यूएस के अंदर एक तरीके से ये बनेगा माहौल कि हमारे सैनिक मर रहे हैं। अभी तक तो उनके एयर बेसेस पे अटैक हो रहे हैं इधर उधर के, जहाँ उन्होंने बना रखे हैं। राइट। तो यही करना चाह रहे हैं वो कि भाई हम नहीं, लोगों को देखो, एज अ लेट्स से मेरी और आपकी लड़ाई हो रही है, तो हम वॉर में तो वो है ना, साम दाम दंड भेद, तो नथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो जो भी तरीका हो सकता है ना कि आदमी को चाहे शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर या इमोशनल तौर पर जैसे भी मुझे उसको दबा सकूँ दबाऊँ। तो जो वॉरफेयर है इज़ नॉट कि भाई मिसाइल से लड़ा जा रहा है, वॉरफेयर साइबर स्पेस में भी लड़ा जा रहा है, वॉरफेयर इन्फॉर्मेशन उसमें भी लड़ा जा रहा है कि अपना अपना नरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं लोग कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ, राज जो कर रहा है सब सही कर रहा है। मुकुल अपने में लगा हुआ है कि मुकुल जो कर रहा है सब सही कर रहा है। तो वॉरफेयर इज़ बीइंग फॉट एट मैनी फ्रंट्स। अब वर्ल्ड वॉर 2 जैसा नहीं रह गया कि हाँ भाई क्या कहते हैं, जर्मनी और यूएस लड़ रहे हैं या जापान यूएस लड़ रहे हैं। नो, वॉरफेयर अब ऐसा हो गया है कि भाई आपको नैरेटिव भी आपको सही रखना है।
वॉरफेयर आजकल ऐसा नहीं है कि भाई मिसाइल से उनसे जीता जाता है, वॉरफेयर आजकल नैरेटिव से जीता जाता है। इवन आप सिंदूर में ले लीजिए, बेशक से हम जीते हैं, बट पाकिस्तान ने तो ये हल्ला कर दिया ना कि हमने उनको ये मार पाया, उनके रफेल गिरा दिए, मतलब पॉइंट उन्होंने नैरेटिव ही सेट किया। सो वॉरफेयर इज़ नॉट ऑल अबाउट मिसाइल्स, फाइटर जेट्स और बूट्स ऑन द ग्राउंड, इट्स ऑल्सो अबाउट कि किस तरह का नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं। हो सकता है नैरेटिव से ही आप जीत जाएँ। एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम आजकल हर युद्ध में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बिकॉज ऑफ UAVs, ये ड्रोन्स। अच्छा, ड्रोन्स बढ़े हैं इसलिए Yes, इनकी भी ज़रूरत yes. बहुत बढ़ गई अब है। लेट्स से भाई ग्राउंड पर लड़ाई होनी थी ट्रूप्स की, तो उसके लिए डिफेंस सिस्टम की क्या ज़रूरत है, राइट? इस वजह से जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दे हैव बिकम वेरी क्रिटिकल पार्ट ऑफ एनी नेशन सिक्योरिटी। अब जैसे आप इसराइल का देखेंगे तो उन्होंने 3 लेयर में बना रखा है। आयरन डोम हो गया, फिर डेविड स्लिंग हो गया, फिर एरो 3 हो गया। तो इसराइल का डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम 3 लेयर्ड है। हाँ, 3 लेयर्ड है। अच्छा। जो आयरन डोम है वो छोटे छोटे आसपास के उसमें मारने के लिए, फिर डेविड स्लिंग हो गया मीडियम रेंज तक के लिए, फिर जो एरो 3 हो गया लॉन्ग रेंज को मारने के लिए, तो मतलब आई मीन इंटरसेप्ट करने के लिए। तो इसलिए लेयर में बना रखा है। अगर एक ही तरह का रहेगा तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इंटरसेप्ट। लेट्स से हाइपरसोनिक मिसाइल कहीं से लॉन्च हो गया तो उसको आयरन डोम थोड़ी काउंटर कर पाएगा, क्योंकि वो शॉर्ट डिस्टेंस पे लड़ता है। शॉर्ट डिस्टेंस तब तक तो वो रगड़ ही देगी वो। क्योंकि जब हाइपरसोनिक मिसाइल लेट से कि 200 फीट ऊपर से भी जाएगी ना, वो बहुत नुकसान करती हुई जाती है ग्राउंड पर भी, बिकॉज ऑफ साउंड और बूम, उसके साउंड बूम की वजह से। और कितना इनका जो आयरन डोम, इसका डंका तो बहुत सुनने को मिलता है कि आयरन डोम बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। अभी इस वॉर में कितना वो इंटरसेप्ट कर पा रहे हैं, उसमें भी क्या ब्लाइंड स्पॉट हैं कि जो जिसको इट्स इंटरसेप्ट ना नॉट कर पाते अबाउट हो? ब्लाइंड स्पॉट, इट्स ऑल अबाउट कैपेबिलिटी। हर एक चीज़ की ना अपनी अपनी लिमिटेशन है। लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कि जो आयरन डोम है उसकी कैपेसिटी कि भाई एक टाइम पर 1000 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर सकता है। ठीक बात। उसने 2000 छोड़ दिए, तो 1000 तो आएंगे। वो जितना मैक्सिमम कर सकता है, पर 2-4 तो गिरेंगे इधर उधर, राइट? तो ये है, इट्स नॉट अबाउट कि उसके अंदर कोई ब्लाइंड स्पॉट है, इट्स अबाउट कि वो इतना ओवरवेल्म्ड हो जाता है कि भाई मेरी बस में बैठने की जगह है 20 लोगों की और वहाँ 40 लोग आ गए, तो फिर कोई ना कोई तो गिरेगा बाहर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं आप इसको। और ईरान के पास क्या है डिफेंस मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस? ईरान के पास तो उनकी खुद की जो एयर डिफेंस की बैटरीज है वो हैं एज सच, और जो आई थिंक उनके पास जो सपोर्ट थोड़ा बहुत है वो रशिया के थ्रू है। पर एज सच वो नहीं है कि S-400 या वो नहीं है उनके पास। S-400 नहीं मतलब एज सच एकदम जो लेयर्ड वाइज वो है उस तरह का नहीं है उनके पास। तो इस वजह से तो आप देखो ना कि US और इसराइल ने एक तरीके से प्रॉपर एयर डोमिनेंस बना रखा है ईरान के ऊपर। अरे एयर डिफेंस सिस्टम होता तो एयर डोमिनेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। सो ये हाँ ये रीज़न है। हाँ, तो इनके पास S-400 नहीं दिया है रशिया ने? नहीं, पॉइंट ये है ना कि ये दे देंगे तो कितना दे देंगे, और वो नहीं दिया है। पॉइंट इसी वजह से US और इसराइल का डोमिनेंस बना हुआ है। ये तभी देखो ना वो कहीं भी जाके स्ट्राइक कर रहे हैं, उनके फाइटर प्लेन्स वगैरह हो गए, बॉम्बर्स हो, कहीं भी जाके बॉम्ब गिरा रहे हैं, किसी को भी मार रहे हैं। सो दैट इज़ बिकॉज उनका एयर डोमिनेंस बना हुआ है, और उनका जो थोड़ा बहुत भी एयर डिफेंस सिस्टम होगा ईरान का, वो उन्होंने या तो डिस्ट्रॉय कर दिया है या नॉट इफेक्टिव। तो ये और इसराइल के पास जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, जितना भी ये सब यूज़ कर रहे हैं, ये सारा US दे रहा है इनको या वो खुद भी अपना बना रहे हैं? नहीं, देखिए जो इसराइल जो जिंदा है वो खुद के इनोवेशन पर जिंदा है। आई एम नॉट सेइंग कि US सपोर्ट नहीं कर रहा, सब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कर रहा होगा, बट इसराइल इटसेल्फ इज़ अ वेरी, मतलब देखो ना कि जैसे इंडिया को बोलते हैं ना एग्रीकल्चर इकोनॉमी टाइप्स बोलते हैं जैसे, तो इसराइल इज़ अ टेक्निकल इकोनॉमी टाइप्स में, साइबर में हो गया, वेपन्स के उसमें हो गया, तो उस तरीके से है। तो इसराइल खुद का इनोवेट कर रहा है, खुद की टेक्नोलॉजी ला रहा है। जो पेगासस जो सॉफ्टवेयर था वो इसराइल का ही तो है। वो तो बहुत ही खतरनाक यस, सॉफ्टवेयर, उस पर तो हमारे यहाँ भी बहुत बवाल हुआ, इंडिया में भी। तो जो ईरान के ऊपर जो 2010 में स्टक्स नेक्स्ट का जो वायरस वाला जो अटैक हुआ था उनके न्यूक्लियर साइट पर, वो जिसमें सेंट्रीफ्यूगल उनके ऐसे उनको आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, तो वो इसी का तो था, स्टक्स नेक्स्ट वाला जो इसराइल का ही तो था वो। इतने सारे बंकर बस्टर बॉम्ब हैं इनके पास, मतलब हर वो चीज़ है जो एक बड़ी डिफेंस फोर्स के पास हो सकती है, सब कुछ है। US के पास वो सब कुछ है। उसके बाद भी व्हाट डू यू थिंक कि 2 जगहों पर वो बहुत मात खा रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो खाली नहीं करवा पा रहे, और दूसरा कि न्यूक्लियर साइट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं इतनी डिफेंस होने के बाद, इतनी सारी एम्यूनिशन होने के बाद भी?
सो नाउ कमिंग टू फर्स्ट पार्ट कि न्यूक्लियर साइट क्यों नहीं ढूंढ पा रहे हैं. जो न्यूक्लियर साइट्स है सो कॉल्ड जो यूएस ने वो तो पिछले साल ही ख़त्म कर दी थी, ऐसा वो क्लेम करते हैं. क्लेम करते हैं. पॉइंट है ना कि देयर इज नो एविडेंस. हाँ. इवन जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी वाला है जो एजेंसी है, एजेंसी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने भी बताया कि ऐसा कुछ है नहीं. फिर भी यूएस और इसराइल को लगता है, तो दे आर, जो भी उनको लगता है यहाँ पर दे आर बॉम्बिंग दैट साइट. ठीक है. नाउ कमिंग टू स्टेट ऑफ हॉर्मुज वाला पार्ट कि भाई उसको क्यों नहीं करा पा रहे हैं. तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, नैरोएस्ट पार्ट पर इज अराउंड 22 माइल्स जो उसकी चौड़ाई है. और जो टैंकर्स की नेविगेशन वाला आप 22 माइल्स बोलो, इधर बहुत ज़्यादा एरियाज में तो करीबन 10 जहाज कम से कम पैरेलली जा सकते Exactly. हैं. बट ऐसा नहीं है. जो नेविगेबल एरिया है ना, क्योंकि जो टैंकर्स उनको डेप्थ ज़्यादा चाहिए, वो 2 से 3 माइल का ही है. अच्छा. हाँ. तो खाली इसलिए नहीं करा पा अच्छा, रहे. तो उस पूरे पे टैंकर्स, टैंक, वो छोटे ships नहीं शिप चलते छोटे हैं? शिप जा सकते हैं, बट टैंकर्स जो एज अ बहुत जो Oil बड़े बड़े tankers नहीं और जाते बड़े हैं, साइज के जिनको क्लियरेंस काफ़ी चाहिए होता है, तो पूरा जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट फुली नेविगेबल. तो ये है. तो उतने रीजन को भी तो नहीं वो कुछ कर पा रहे हैं ना, मतलब हाँ, तो आप देखो ना कि जो इवन जो उनका नेवल फ्लीट वगैरह जो यूएस का जा रखा है वहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में, तो उसके ऊपर भी तो अटैक हो रहा है ना. अब्राहम लिंकन के ऊपर भी. हाँ, राइट. तो उनका भी डिफेंस सिस्टम ओवरवेल्म हो जाता है, तो इस वजह से खाली नहीं हो पा रहा है वो. तो जिस तरीके से आप क्योंकि फोर्सेस में रहे हैं, जिस तरीके से ईरान इसको लड़ रहा है, मतलब व्हाट डू यू थिंक, एक तरफ सबसे बड़ी दुनिया की डिफेंस फोर्स है ना, जिनके पास अनाप शनाप बजट है, ठीक है. दूसरी तरफ इजराइल है, उनका बजट कंपैरेटिवली बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनके पास में उनकी बहुत ताकत लगा रखी है उन्होंने. और दूसरी तरफ ईरान है. तो वो कैसे लड़ पा रहा है, मतलब इस समय उसके पास ड्राइविंग फोर्स क्या है जो वो इन लोगों से, इतने ताकतवर लोगों से लड़ रहा है? ठीक है. देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो ईरान है उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रखा है और वो हर जगह मार रहा है. ऐसा नहीं कि इजराइल और यूएस को लपेटे में ले रहा है. आप देखो पूरा मिडिल ईस्ट को उसने लपेटे में ले रखा है. सब जगह बेसिस, कतार, यूएई जो भी है, आप बेसिस तो छोड़ दो. इवन ईरान इज अटैकिंग ऑन द सिविलियन इंफ्रा ऑल्सो. गैस प्लांट हो गया, जो ऑयल डिपोज है, वहाँ पर भी अटैक हो रहा है. एयरपोर्ट्स के पास, एयरपोर्ट के पास भी, और इवन सिविल इंफ्रा है, वहाँ पर भी अटैक हो रहा है. तो पॉइंट ये है कि एंगेजमेंट बढ़ा दिया है. अब आप देखो ना कि जो सो कॉल्ड यूएस की डोमिनेशन थी कि भाई आप मुझे ऑयल दो, मैं आपको उस नेट सिक्योरिटी दूंगा, था ना, राइट. कि भाई सऊदी का हो गया या कतर कहीं का भी हो गया, आप मेरा बेस बनाओ और आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी है. तो उस सबसे पहले तो उसने उसी को हर्ट कर दिया. मतलब जो सो कॉल्ड उसकी वो था ना कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा. भाई आपकी तो पिटाई हो गई. नाउ दे आर डाउटिंग कि भाई जो ये यूएस के साथ था कि भाई वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेगा हमारा, वो तो कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिख रहा है. तो एक तरीके से यूएस की डोमिनेंस को भी तो खतरा है. मतलब पॉइंट ये देखा जाए कि जो ईरान है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई होकर लड़ रहा है, और जहाँ जहाँ उसको लगता है ना जो यूएस का है रिलेटेड है, वो सबको मार रहा है. ईरान का ये तो है कि वो जीतेगा नहीं, पर वो इतना नुकसान इनको कर देगा कि इनके साथ हो सकता है इनके डोमिनेंस को लेके जो एक वर्ल्ड ऑर्डर इन्होंने सेट कर रखा था ना कि भाई यूएस इज़ द लीडर और वर्ल्ड पावर 1 है. अब नो डाउट अभी भी है वो, ऐसा कुछ नहीं है, बट एक ईगो तो हट कर ही दी. अच्छा, और अगर ये हम देखें कि भाई ईरान जिस तरीके से अभी उसको 3H का जो सपोर्ट है, हिजबुल्ला का सपोर्ट है, हमास का सपोर्ट है, अगर हम ये देखें कि इनकी तरफ से क्या कोई प्रेशर बन पा रहा है, ये अटैक्स जो कर रहे हैं वो कर भी पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहा है इनकी तरफ से? देखो जो हिजबुल्ला हमास वाला है वो इतना इफेक्टिव नहीं कर पा रहे हैं. इजराइल, बिकॉज इजराइल उस फ्रंट पर लेबनान, हिजबुल्ला और हमास दोनों पर वो कंटिन्यूस उनके ऑपरेशन लगातार हो रहे हैं उधर. यूएस फिर भी ज़्यादा एंगेज ईरान के साथ है, पर इजराइल वहाँ पर भी लड़ रहा है और वहाँ पर भी लड़ रहा है. दोनों जगह लड़ रहा है इजराइल. तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहे हैं. बट हाँ, ये है कि रिसोर्सेज तो डाइवर्सिफाई कर ही दिए उन्होंने कि जहाँ इजराइल 100 लोगों को भेज सकता था, 50 इधर डाइवर्ट हो रखे, 50 उधर जा रखे. मतलब जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, उस तरीके से. क्लस्टर बॉम्ब्स क्या होता है? क्लस्टर बॉम्ब क्या होता है कि लेट्स से कि ये एरिया है 10 बाय 10, मतलब 10 बाय 10 किलोमीटर का है. तो जो बॉम्बर है वो बल्क में बहुत सारे बम गिरा देगा जो पूरे एरिया को कवर करेंगे. इसके अंदर एरिया में कोई स्कूल है, कुछ भी है, कैसा भी है, सारा इंफ्रा तबाह हो जाएगा. दैट इज़ क्लस्टर बम. अच्छा, मतलब कि एक जगह पे नहीं गिरेंगे,
वो अलग अलग जगहों पर मतलब ऐसे है कि एक मैट्रिक्स लगा लो आप ना, कि एक बम इधर, एक बम इधर, एक बम इधर, एक बम इधर, ऐसे ऐसे करके तो पूरे एरिया को कवर कर देते हैं। वो जो उनका मार का इलाका है ना, ओवरलैपिंग होता है, तो जो उस एरिया में होगा वो फिर वहाँ बचता कुछ नहीं है। बहुत ही तबाही होती हुई। हाँ, तो क्लस्टर बम इसलिए ख़तरनाक होते हैं। सो वहाँ पर वो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई कि मिलिट्री एरिया है, सिविलियन एरिया है, तो वो है। तो क्लस्टर बम को बल्क में ड्रॉप किया जाता है। मे भी हो सकता है कि 100 बम का एक साथ गिरा दिए, 1000 बम गिरा दिए एक साथ, तो वो रहता है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कितना आपको एरिया कवर करना हो, किस तरह का बम आप गिरा रहे हो। क्या ऐसी हम लोग के पास अभी तक कोई जानकारी है कि ये पता हो कि भाई कितना अभी इन लोग के पास बचा हुआ है एमिनेशन, ईरान कितने दिन तक और सस्टेन कर पाएगा इस वॉर यार को? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से, बट ये है कि जो अपने क्या कहते हैं, जो यूएस और इसराइल की जो जैसे सीआईए और मोसाद के एसेट्स हैं, वो उनको ज़्यादा पता होगा। बिकॉज आप देखोगे इतने प्रिसीजन स्ट्राइक्स हुए हैं, खुमैनी वगैरह जो उनके सुप्रीम लीडर को अटैक किया है। ऑब्वियसली बात है, जब उनके इंटेलिजेंस वाले एसेट्स थे, एक्टिव थे, तभी वो इतना प्रिसाइज स्ट्राइक कर पाए। तो ऑब्वियसली उनको तो पता ही होगा कि कहाँ कहाँ पर इनका मेन स्टॉक पाइल है, कहाँ कहाँ पर इनके और मिसाइल बेसिस हैं, कहाँ से और इनके लॉन्चर्स वगैरह हैं। बट अभी तो जैसे जो ऑफिशियल जो ओपन सोर्स में जो इन्फॉर्मेशन है, उसमें यह है कि 60% ऑफ द मिसाइल लॉन्चर्स और जो हैं, और इवन 60% ऑफ द नेवी ऑफ ईरान वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो ये है। बाकी पॉइंट ये है कि किसी का ओपनली ऐसा सच कुछ ओपन प्लेटफॉर्म पर कुछ है नहीं। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कमेंट कि भाई इसका इतना नुकसान हो गया, इतना सभी ने अपना अपना सभी अपना के रखा छिपाते हुआ हैं, उसका बढ़ा के बताते हैं, अपना कम करके बताते हैं। तो ये है। और इन सब में सबसे चालाक तो अमेरिका है। उसके तो सिविलियंस भी सेफ हैं। मतलब वो जो अपनी लड़ाई लड़ रहा है वो तो अपने साथी प्रॉक्सीज की तरफ से लड़ रहा है मिडिल ईस्ट में। बाकी सबके यहाँ पे यूएई में एयरपोर्ट पे वो गिर रहा है, लेकिन अमेरिका में तो नहीं गिर रहा है। टेक्सास में सब ठीक आप है। वही देखिए ना कि अगर आप जियो पॉलिटिक्स में देखेंगे तो आपके पड़ोसी कैसे हैं और आपकी एक्चुअली आपकी ज्योग्राफिक लोकेशन कैसी है, वो आपका आगे का भविष्य डिसाइड करती है। तो यूएस ऐसी सेफ लोकेशन पर है जो मतलब तरह से सेफ है। इधर अटलांटिक, इधर पैसिफिक है, ऊपर कनाडा है, नीचे मैक्सिको है। तो इस तरह का कोई थ्रेट है नहीं। और नाउ यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया, कि इंडिया तो चारों तरफ लोगों से घिरा हुआ है। तो योर ज्योग्राफी डिफाइंस कि आप किस तरह के थ्रेट में रहने वाले हैं और किस तरह के आपका आगे जीवन चलने वाला है। तो इसलिए कि जिस तरह के घर में आपका जन्म हुआ है वो डिसाइड करेगा आगे जाके कैसा रहने वाला कितनी है। जंग लड़नी है यस आपको। यस यस। तो ये फाइटर जेट्स का क्या इस पूरे वॉर में रोल रहा है अभी तक? देखो, आप मोटा मोटा ये देखो कि जो भी अब तक वॉर लड़ा गया है, सारा वॉर लड़ा गया है एयर डोमिनेंस के बिहाफ पर। ग्राउंड पर कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। सारा जो भी वॉर लड़ा जा रहा है ड्रोन्स, मिसाइल्स और फाइटर जेट्स और बॉम्बर्स, इन्हीं के थ्रू किया जा रहा है, यूएस और इजराइल की तरफ से। और क्या कहते हैं, ईरान के पास इतना तो कुछ है नहीं। बट आप ना एक चीज़ देखो कि जो यूएस का स्पेसिफिकली कि 3-4 हज़ार किलोमीटर दूर बाद भी इतने अच्छे तरीके से लड़ पा रहा है वो। तो आप देखो उसकी लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ कितनी बड़ी हैं। 800 बेसेस हैं दुनिया में उनके। बिल्कुल, आप वही देखो ना कि कितने वो लॉजिस्टिकली कितना साउंड है। अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इंडिया से कंपेयर करूं तो लॉजिस्टिक कैपेबिलिटीज़ है नहीं हमारे पास। जैसे एक एग्जांपल है, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, बट जस्ट टू गिव अ कंपैरिजन उस टाइप्स में। तो रही बात कि वो जो फाइटर जेट्स वाला बता रहे थे, तो एयर डोमिनेंस का सारा खेल है और उसी पे अभी तक सारा चल रहा है अभी तक। इनके पास हैं, ईरान के पास हैं फाइटर जेट्स? ईरान के पास हैं, बट वो उतना, आप ही देखो ना, जैसे ईरान के पास लाखों ड्रोन्स हैं, तो उसी में उल्टा अब आ जाइए फाइटर जेट्स में, तो इतने कैपेबल भी नहीं है, राइट। वो इतने कैपेबल भी नहीं है। ईरान जो अभी तक सस्टेन कर पा रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ ड्रोन्स एंड जो मिसाइल्स हैं उसके, नॉट बिकॉज ऑफ देयर एयरफोर्स और नथिंग। एक और चीज़ की बहुत बात हो रही है इस वॉर में, स्टेल्थ फाइटर की। स्टेल्थ फाइटर, हाँ, जो F-35 है जो। क्या है स्टेल्थ फाइटर? स्टेल्थ देखो, स्टेल्थ का जो एक मीनिंग है दैट इज़ कि कितना छुपाव में आप रह सकते हो, ठीक है, रडार में ना हो। रडार में ना हो। तो जो स्टेल्थ फाइटर होता है, जो उसके ना मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि वो स्टेल्थ बनाने के लिए। एक पेंट हो गया, किस तरह का पेंट है कि रेडिएशन एब्जॉर्ब कर ले, वो रडार का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आते हैं वो एब्जॉर्ब कर ले। उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कैसा है, ऐसे ना हो कि भाई चीज़ें आए रिफ्लेक्ट हो वापस चली जाएं, जिससे उसको फिर पता चल जाएगा कि उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऐसा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आए रिफ्लेक्ट हो कहीं और चलेगी, ताकि जिससे डिटेक्शन उसका कम से कम हो या लेट से लेट जाके हो। तो वो स्टेल्थ फाइटर हो गया मोटे मोटे तौर पर। अपने पास है स्टेल्थ फाइटर? इंडिया के पास है वो रफाल वगैरह है, तो स्टेल्थ है। वही है ना,
स्टेल्थ, देखो स्टेल्थ कहना मुश्किल है, बट इसको ना जनरेशन से बांटा हुआ है। जनरेशन 4, अब ये जो F-35 है, दैट इज़ जनरेशन 5 एयरक्राफ्ट, तो उसमें स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज ज़्यादा हैं, इसमें कम है। आप उसको ऐसे समझें। और इसमें शायद ये भी ऐसा भी होता है कि स्टेल्थ में जो आपके मिसाइल्स वगैरह होती हैं वो बाहर नहीं होती हैं, वो भी हिडन होती हैं। वो इसलिए हिडन है ना, ताकि ऐसा कोई ज्योमेट्रिक उनको वो ना मिले जहाँ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वापस चले जाएं रिफ्लेक्ट होकर। मैंने मोटे मोटे जो आपको 2 चीज़ें बताई ना, आप ऐसा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं जिससे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एब्जॉर्ब हो जाए, और ऐसा ज्योमेट्रिक क्रॉस सेक्शन बना हुआ है कि आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्ट होकर वापस ना जाएं, वो डिफ्लेक्ट हो जाएं, ताकि रडार्स उनको आइडेंटिफाई ना कर पाए। और या फिर ऐसी है कि भाई इतना छोटा वो बनाए उस रडार के ऊपर कि उनको मुश्किल हो जाए एनिमी को पहचानने में आ क्या रहा है। एग्जैक्टली। तो ये है। केमिकल वेपन्स की भी चर्चा हो रही है कि भाई अभी एसिड रेन हुई Black है ना, ब्लैक रेन हुई। तो ये एक तो ब्लैक रेन क्या है, और केमिकल वेपन्स का अभी तक कोई इस्तेमाल? अभी तक एज़ फार एज माई नॉलेज कंसर्न, अभी तक तो केमिकल वेपन का एज सच कुछ इस्तेमाल हुआ नहीं है। ठीक है, बिकॉज अभी तो शायद इस चीज़ को अभी उन्होंने रोके हुए हैं, बट वॉर में जैसे मैंने बताया ना कि वॉर में नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। करना चाहें तो कर भी सकते हैं, और नो बडी विल से नो, बिकॉज आजकल तो जो लीडरशिप है, वर्ल्ड की जो लीडरशिप है वो स्पाइनलेस टाइप्स हो रखी है। पहले तो फिर भी लोग थे कि एक दूसरे को बोलते थे, आजकल यूएस जो कर रहा है कोई कुछ नहीं उंगली उठा रहा। वेनेजुएला में किया, किसी ने कुछ बोला नहीं। ईरान पर अटैक कर दिया, कोई प्रूफ नहीं है, कुछ भी नहीं, तब भी अटैक कर दिया, कोई कुछ कह रहा नहीं। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू केमिकल वाला पार्ट, तो अभी तक तो नहीं है। नाउ कमिंग टू दैट ब्लैक रेन वाला, तो ब्लैक रेन बेसिकली क्या हुआ कि जो वॉर में उन्होंने अटैक किया ईरान के ऑयल डिपोज पर, तो वहाँ से इतना धुआं उठा है, तो जो एटमॉस्फेयर में जाके वो तेल का वो है, तो तेल ही गिर रहा है, दैट इज़ ब्लैक रेन। अच्छा, हाँ, एंड दैट इज़ मतलब अलग से कोई केमिकल नहीं है, वो जो पेट्रोलियम जो क्रूड है वही जल के ऊपर गया है, वही गिर रहा है, और वो इक्वली हार्मफुल है। ऐसा नहीं कि कुछ वो हेल्दी चीज़ है, वो दैट इज़ इक्वली हार्मफुल। एसिड रेन है, चलो वो जला देती है उस टाइम, पर ये ऐसा है कि आपके इनहेल जा रहा है, बॉडी में लग रहा है, तो यू आर गेटिंग इन्फेक्टेड। दैट्स मतलब मोटे सीधी बातों में बोला जाए तो। आप कह रहे हैं नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, तो एक सवाल मेरे जहन में आया कि भाई अमेरिका तो वही देश है जो एक बार न्यूक्लियर हमला कर चुका है हिरोशिमा नागासाकी पर, तो क्या एक पॉसिबिलिटी ये भी बनती है कि ईरान पर भी अमेरिका न्यूक्लियर हमला करे? न्यूक्लियर का थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ये मेरा खुद का वो है कि न्यूक्लियर थोड़ा करना इज़ अ वेरी 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 बिग स्टेप। तो वो थोड़ा मुश्किल वो रहेगा, बिकॉज आप देखेंगे कि अगर न्यूक्लियर वाला अटैक कहीं आसपास होता है, इट विल अफेक्ट द नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो। ठीक है, तो वो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेप हो जाएगा। बट ये है कि जो यूक्रेन और रशिया वाला वॉर है, उसमें पुतिन का जो वहाँ के प्रेसिडेंट, उनका वो था स्टेटमेंट कि या तो रशिया जीतेगा या दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मतलब न्यूक्लियर बॉम्ब वो कर सकते थे। तो अभी अगर हम देखें जहाँ पर इस वक्त में पूरा वॉर का डायनेमिक्स खड़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है किस दिशा में जाता हुआ ये युद्ध आपको नज़र आ रहा है? अभी ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, और मुझे ऐसा लगता है कि मे बी कुछ टाइम बाद जब मे बी ईरान के स्टॉक पाइल ख़त्म हो जाएगा, सो ईरान, दिस इज़ माई पर्सनल वो इंट्यूशन कि ईरान विल फॉल इनटू सिविल वॉर वाला कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज वहाँ पर भी काफ़ी सारे ग्रुप्स हैं। अगर वो मोसाद और CIA चाहें तो उनको अपने में मिला के और सिविल वॉर में ढकेल दें, जैसे यमन वगैरह में सिविल वॉर चल रहा है, उस तरह के अंदर भी जा सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी कि सिविल वॉर वाली सिचुएशन में आ जाए, बिकॉज रजीम चेंज के लिए तो मुझे लग रहा है कि ग्राउंड पर ट्रूप्स होना ज़रूरी है, और वो US कर नहीं सकता, बिकॉज उसके पीछे से जो जनता है वो नहीं चाहती कि ट्रूप्स भेजे जाए। नो न्यू वॉर हाँ, की पॉलिसी है ना वही इनकी, तो उनका वो भी है ना, मागा वाला, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला, उसके तहत दे डोंट वांट टू एंगेज देयर सोल्जर्स इनटू न्यू फ्रंट। तो ये है, सो देखते हैं क्या रहता है। बट अल्टीमेटली जो इस वॉर की वजह से ये है कि जो आम जनता है, नॉट इस ईरान और उसकी बात कर रहा हूँ, ओवरऑल इकॉनमी की इन्फ्लेशन बहुत बढ़ने वाला है, बिकॉज यू कैन सी कि जो इवन क्रूड ऑयल है, सॉरी, उसके प्राइसेस कहाँ से अब $110 से ऊपर चले गए।
तो वो चीज़ें और एलपीजी जो है उसके प्राइस भी 60% इंक्रीज़ हो गए। तो इन्फ्लेशन वैसे कमर तोड़ेगा लोगों की। सो अभी तक जो भी कुछ हमें नज़र आ रहा है इसमें कि हमने ड्रोन्स देखे, मिसाइल्स देख रहे हैं हम लोग, और तबाही देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है, और अब इसकी आँच हम लोग तक भी पहुंच रही है। हम देख रहे हैं कि एलपीजी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो पूरी जो इकॉनमी है इसको इम्पैक्ट करने वाला है। मिडिल ईस्ट के सारे देश लगभग इस वक्त डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पूरी वॉर में इन्वॉल्व हो गए हैं। तो हमने समझने की कोशिश की कि ये जो ड्रोन्स नए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कई सारे नए वर्ड्स हमारे सामने आ रहे हैं आए दिन, वो क्या थे, उनको समझने की कोशिश की, दोनों की डिफेंस पावर को, कैपेबिलिटीज़ को समझने की कोशिश की। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और भी ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में इस वक्त हमने इजराइल पे, ईरान पे, यूएस पे, इस पूरी कॉन्फ्लिक्ट को बहुत सारे एंगल से समझने की कोशिश की। कई सारे एपिसोड्स हमने इस पर रिकॉर्ड किए हैं, वो भी जा करके देखिए और अपनी राय दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।